साथियों, आप लंबे समय से देख रहे होंगे सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हम लोग भूमि कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और सरकार द्वारा 400 से अधिक मामलों में नोटिस भी जारी किए गए हैं। सवाल इस बात को लेकर है, विधानसभा में विधायक कानून बनाते हैं और उस कानून को इन्फोर्स यानी लागू करवाने की जिम्मेदारी अधिकारियों के कंधों पर होती है। अधिकारी कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए कानूनों का कोई उल्लंघन ना करे, इस पर कड़ी निगरानी रखते हैं। लेकिन जब अधिकारी ही जमीनों के लुटेरे बन जाएं, जमीनों के सौदागर बन जाएं, तो फिर हम न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? कैसे हम इस सिस्टम में जो आज पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, उसके अंदर हम बदलाव की उम्मीद देख सकते हैं? मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच, आप सबके संज्ञान में ये मामला शायद होगा। तहसील विकासनगर के पौंधा में 300 बीघा जमीन पर दिशा 1 और दिशा 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में कई आईएएस अधिकारी, कई पीसीएस अधिकारी और कई आईपीएस अधिकारी के साथ ही पूर्व अधिकारियों ने यहां पर जमीनें खरीदी हैं। अब आप देखिए, पौंधा में अधिकारियों ने जो प्लॉट खरीदे हैं वो पूरी तरीके से अवैध है। एक तरह से हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि कानून के तहत कोई भी भारत का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीद सकता है, लेकिन जब हम पौंधा में देखते हैं, यहां पर 250 वर्ग मीटर जमीन से अधिक आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के अधिकारियों ने अपने नाम रजिस्ट्री की है, जिसके डॉक्यूमेंट ये हमारे पास है। आईएएस अधिकारी सोनिका सिंह जी ने अपने देवर और अपने पति के नाम पौंधा में जमीन खरीदी है, जबकि प्रावधान यह है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन पौंधा में भूमि कानून का सरेआम उल्लंघन किया गया है और सिर्फ एक ही अधिकारी नहीं है। आप ये देखिए, दीपक चौधरी पुत्र धर्मवीर चौधरी और इनकी वाइफ दीपा चौधरी पत्नी धर्मवीर चौधरी और इनके बेटे रविंद्र चौधरी पिता धर्मवीर चौधरी, एक ही परिवार में देखिए 3 लोगों ने पौंधा में जमीन खरीदी है। और ऐसा एक मामला नहीं है, आप इस पूरी रजिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों ने यहां पर अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें खरीदी हैं। और इस मामले को लेकर सरकार, आप देखिए, इस पर अभी तक कहीं से भी कोई बात नहीं उठाई जा रही है। अधिकारी जिस मामले में संलिप्त हैं, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जो ये जमीन खरीदी गई है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें ये जमीन अनुसूचित जाति के लोगों की भी थी। करीब करीब 64 बीघा जमीन अनुसूचित जाति के लोगों से ली गई, जबकि प्रावधान क्या बोलता है? 157A
यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157A में साफ प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जमीन खरीदने के लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन यहां बिना जिलाधिकारी के परमिशन के ये सारी जमीनें खरीदी गई हैं। इसके अलावा यहां पर फॉरेस्ट, गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन भी थी जो सरकार में निहित हो गई थी, और जिसकी खतौनी है फॉरेस्ट, गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन की, उत्तराखंड सरकार की है। और ये इस जमीन पर भी प्लॉटिंग के जरिए अधिकारियों को जमीन दी गई है, जबकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के सेक्शन 54 में इस बात का उल्लेख है, क्योंकि ये जमीन न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें मामला चल रहा है गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन का, जो जमीन एक तरह से सब जुडिस जिस मामले में चल रहा हो, विचाराधीन हो न्यायालय में जिस जमीन के मामले, उस जमीन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के तहत बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता है। इस एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है। जो जमीन सरकार के खाते में निहित हो गई है, आपने उस जमीन की रजिस्ट्री कैसे अधिकारियों के नाम कर दी? दूसरा, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन कैसे अधिकारियों के नाम रजिस्ट्री हो गई? तीसरा, 250 वर्ग मीटर से अधिक, जो साफ तौर पे भूमि कानूनों में प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में उससे अधिक जमीन खरीद नहीं सकते हैं, इस कानून का उल्लंघन कैसे किया गया? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो पौंधा में अधिकारियों की जो कॉलोनी बन रही है, इसमें जमीनों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इस बात से हम समझ सकते हैं जब इस पूरे मामले में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस लेवल के अधिकारी होंगे तो क्या हम जांच की उम्मीद कर सकते हैं? क्या वास्तव में इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार जांच बिठाएगी? क्या उन लोगों की तरह नोटिस इन्हें भी जारी होंगे जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर का उल्लंघन किया है इस राज्य में? तो हमें लगता है कि जमीनों की इस लूट में अधिकारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अधिकारी भी जमीन लूट रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर मजबूत कानून बन पाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब 250 वर्ग मीटर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो आने वाले समय में सरकार ऐसा कौन सा कानून लाने जा रही है जिससे हमारी जमीनें बच सकती हैं? सबसे पहले सवाल यह उठता है, जो कानून बने हुए हैं जब उसका ही उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सरकार कानून बनाने जा रही है उसमें संदेह है। इसलिए हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले इसका ड्राफ्ट आप जनता के बीच रखिए। एक ये मामला आप लोगों के सामने हमने रखा, हम इसमें जांच चाहते हैं, और जिन अधिकारियों ने भी अवैध तरीके से यहां पे जमीनें खरीदी हैं उनकी जमीनें सरकार में निहित होनी चाहिए, ये हम एक डिमांड करना चाहते हैं। दूसरा मामला सिडकुल से जुड़ा हुआ मामला है। सैलाकुई के इंडस्ट्रियल स्टेट में 60 एकड़ जमीन सिडकुल द्वारा एक संस्थान को दी जा रही है, और इस जमीन की कुल लागत 2 अरब 26 करोड़ की है। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं, आखिर एक व्यक्ति जो मूल रूप से उत्तराखंड के भी नहीं है, उस व्यक्ति को संस्थान बनाने के लिए 60 एकड़ जमीन क्यों दी जा रही है? और इस जमीन को एक तरह से 90 साल के लीज पे दिया जा रहा है, और वो भी औने पौने दामों पर। हम ये कहना चाहते हैं, इन इंडस्ट्रियल स्टेट में सिडकुल ने
उद्योगों के नाम पर जमीन खरीदी। सिडको ने इस उद्देश्य से जमीन खरीदी कि यहां पर इंडस्ट्री लगेगी और इससे स्थायी लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इस स्थान पर इंडस्ट्री लगती, कम से कम 200 से अधिक छोटे बड़े उद्योग यहां पे स्थापित हो सकते थे और इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलता। हजारों की संख्या में यहां पर अस्थायी लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन एक संस्थान को यह जमीन दी गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल होने की आशंका है। आपने देखा होगा, हमारे सरकार कहती है कि हमारे पास स्कूल के लिए जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। हमारे पास हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकारी जमीन नहीं है। यहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निर्माण होना था रानी पोखरी में, आप लोगों के संज्ञान में होगा, अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। सरकार कह रही है हमारे पास जमीन नहीं है। अब कह रहे हैं कि उस विधि विश्वविद्यालय को कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार के पास सरकारी संस्थानों के लिए जमीन नहीं है। हमारे कई ऐसे लोग हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जिनको विस्थापित करने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। इस बात को समझना होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना होता है तो उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त जमीन है, वो भी कौड़ियों के भाव जमीन देने के लिए सरकार तैयार बैठी हुई है। हमें लगता है जो संस्थान को जमीन दी जा रही है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। आखिर जो संस्थान का मालिक है उसका सरकार के साथ क्या रिश्ता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर 60 एकड़ जमीन एक संस्थान को देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है। जबकि सैलाकुई में जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर लोग चाहते हैं कि उनके उद्योग स्थापित हो। वहां पर स्थानीय युवा जमीनों के लिए लगातार अप्लाई कर रहे हैं कि हमें जमीन दी जाए, भूखंड दी जाए, प्लॉट दिए जाए, ताकि हम अपने यहाँ पे छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर सके। स्थानीय युवाओं को जमीन तो मिल नहीं रही है, लेकिन एक संस्थान को आप इतनी बेशकीमती जमीन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ी करते हैं। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सिडको ने जब उद्योगों के नाम पर जमीन ली है तो इसको किसी भी संस्थान को न दी जाए। यहां पर इंडस्ट्री के नाम पर ही स्थानीय युवाओं को इस जमीन को अलॉट किया जाना चाहिए। यह हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इसका खुला विरोध करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी जो जमीनें हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए, एक व्यक्ति को दी जाए और एक व्यक्ति को ही इसका मुनाफा हो। इसको बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि यहां हमारे जो युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको सरकार पहले वरीयता दे, वहां पर उद्योग स्थापित करने में सरकार उनकी मदद करे, न कि एक व्यक्ति विशेष को इतनी जमीन सरकार दे। ये हम मांग करना चाहते हैं। दूसरा, एक आप सबके सामने एक मामला है जिसको पागदी सर ने उठाया है। सिंगताली में एक दिल्ली के व्यवसायी को जमीन दे दी जाती है और उसका प्रभाव इतना बड़ा रहता है सरकार में कि वो वहां पर पुल भी नहीं बनने देता है।